हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में दिए गए दोनों नाटक, यानी कि इस सिलेबस में आपको दो नाटक पढ़ना है, एक चंद्रगुप्त और दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। तो दोनों ही नाटक के विषय में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नाटक है चंद्रगुप्त। तो इस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इसका प्रकाशन वर्ष और इसमें कुल कितने अंक हैं, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, इसके महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से गीत हैं। तो जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नाटक का की। तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1931 ईस्वी। अंकों की बात करें तो इस नाटक में कुल 4 अंक है। चारों अंकों में कुल कितने दृश्य है? तो चारों अंकों में कुल 44 दृश्य है। 4 अंक 44 दृश्य, ठीक है। तो ये 44 दृश्य इसमें है। और प्रत्येक अंक में कितने दृश्य हैं? तो चलिए देखिए, पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 44 दृश्य हैं, ठीक है। पात्रों की संख्या की बात कर ले तो इसमें कुल 35 पात्र है, जिसमें 24 पुरुष पात्र है और 11 जो है स्त्री पात्र है। इसमें इतिहास की 3 घटनाओं का वर्णन किया गया है। पहला है अलक्षेंद्र का आक्रमण, दूसरा है नंदकुल की पराजय और तीसरा है सिल्युकस का पराभव, ठीक है। तो इन 3 घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। नाटक का आधार क्या है? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग भाव को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अब अपने आगे शुरू करते हैं कि नाटक की विषय वस्तु क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की परिस्थितियों का इसमें चित्रण किया गया है। विदेशी आक्रमण का चित्रण, सिकंदर और सेल्यूकस के आक्रमण का इसमें चित्रण किया गया है। आंतरिक कूटनीतियों का चित्रण है। विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम उठाई गई है, ठीक है। तो इन सभी विषय वस्तु पर ये आधारित है। इस नाटक का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रगुप्त प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि अयोग्य शासक द्वारा किस प्रकार देश को हानि पहुंचती है। प्रसाद जनतंत्र में विश्वास रखते थे। जनता द्वारा चुना गया योग्य प्रतिनिधि ही देश को सही राह पर ले जा सकता है, उनकी मान्यता थी। यही कारण है कि सर्वगुण संपन्न चंद्रगुप्त को उन्होंने जनता द्वारा मगध का सम्राट घोषित करवाया है। तो यही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब इसके पात्रों पे आ जाते हैं। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुष पात्रों की। तो सबसे पहला है चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। मौर्य साम्राज्य का ये निर्माता है। मौर्य साम्राज्य का निर्माण करने वाला यही है। अगला है चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट है। नंद मगध का राजा है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। शकटार मगध का मंत्री है। अंबिक तक्षशिला का राजकुमार है। इसके अलावा सिंहरण है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स मौर्य सेनापति। एनिस्क्रोटेस सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गणमुख्य, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। फिर है साइबर्टियस मेगास्थनीज के यवन दूत हैं। फिर है गांधार नरेश, जो कि आम्बिक के पिता है। फिर है सेल्यूकस, सिकंदर के सेनापति हैं। दांडायन एक तपस्वी है। तो ये सभी इसके पात्र हैं। फिर बात करते हैं इसके स्त्री पात्रों की। तो अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी शकटार की कन्या है। नंद की नर्तकी है। चाणक्य की पूर्व परिचिता है और राक्षस की प्रणयिनी यानी उसकी पत्नी है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है।
नीला कल्याणी की सहेली है, लीला कल्याणी की सहेली है। तो नीला और लीला कल्याणी की सहेली है। और कल्याणी कौन है? तो मगध की राजकुमारी है। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कर्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो ये हो गए पुरुष और स्त्री पात्र। अब बात करते हैं इसमें अंक योजना किस प्रकार है, कौन कौन से अंक हैं और उसमें क्या दर्शाया गया है। तो सबसे पहले इसके प्रथम अंक की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है, जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप दिखाया गया है। प्रथम अंक में अलक्षेंद्र का आक्रमण होता है, नंदकुल का विनाश होता है और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। प्रथम अंक में कुल 11 दृश्य है। अब बात करते हैं इसके द्वितीय अंक की। तो पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिलिप्स के चंगुल से कॉर्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार किया गया है। इसके पश्चात कॉर्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाई देता है। तो कॉर्नेलिया जो है चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगती है। विदेशी सेना की यथास्थिति चाणक्य को प्राप्त होना, मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बनना, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना। और द्वितीय अंक में कुल 10 दृश्य है। बात करते हैं इसके तीसरे अंक की। तो चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाना और नंद का विनाश करना, चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा द्वारा राजा स्वीकार करना, ये इसके तृतीय अंक में है। और तृतीय में 9 दृश्य है। फिर बात करते हैं इसके चतुर्थ अंक की। तो चौथे अंक में क्या दिखाया गया है। तो पर्वतेश्वर के मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, सभी आंतरिक विद्रोह को चाणक्य समाप्त कर देता है, राक्षस एवं सुवासिनी और चंद्रगुप्त एवं कॉर्नेलिया विवाह कर लेते हैं। तत्पश्चात चाणक्य राजनीति से विश्राम लेता है, यह कहकर कि चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। तो चतुर्थ अंक में कुल 14 दृश्य है। तो चारों अंक में क्या कहानी है ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इसके कथासार पर आते हैं। तो पूरे नाटक में 3 घटनाएं हैं, अर्थात 3 महत्वपूर्ण कथा को लेकर रचना की गई है। इसके साथ साथ इसमें कई उपकथाएं हैं जिनकी संख्या 8 है। तो 3 मुख्य कथा कौन कौन सी है। पहला है सिकंदर का आक्रमण, दूसरा है नंद वंश का नाश और फिर है सेल्यूकस की हार। इसके अलावा जो है इसमें 8 उपकथाएं चलती है। तो वो कौन कौन सी है। चंद्रगुप्त और कल्याणी की प्रेम कथा इसमें चलती है, फिर चंद्रगुप्त और कॉर्डेलिया की प्रेम कथा इसमें चलती है, फिर चंद्रगुप्त तथा मालविका का प्रणय जो है इसमें दिखाया गया है, फिर सिंहरण तथा अलका की प्रेम कथा है, राक्षस और सुवासिनी की प्रेम कथा है, पर्वत की कथा है पर्वतेश्वर की, फिर शकटार की कथा दिखाई गई है, चाणक्य और राक्षस के में संघर्ष की कथा दर्शाई गई है। तो इन 8 कहानियों को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है। तो नाटक के पहले अंक में कथा के प्रमुख पात्रों से हमारा परिचय होता है। इनमें है सिंधु देश की राजकुमारी मालविका, शकटार की कन्या सुवासिनी, पंजाब का राजा पर्वतेश्वर, मगध का अमात्य राक्षस अलक्षेंद्र, सेनापति सेल्यूकस, तपस्वी दांडायन आदि। नंद मगध का शक्तिशाली राजा है, उसका राज्य काफी विस्तृत। चाणक्य नाम का विद्वान तक्षशिला छोड़कर पाटलिपुत्र आता है, उसका घर नंद द्वारा उजाड़ दिया जाता है। तो नंद जो होता है वो चाणक्य का घर उजाड़ देता है। चाणक्य नंद के दरबार में आता है, नंद बड़ी सभा में चाणक्य का अपमान कर देता है। चाणक्य को इस अपमान से काफी ठेस पहुंचती है। वह प्रतिज्ञा करता है कि इस दुष्ट घमंडी शासक का गर्व चूर्ण करेगा। नंद उसे कारागार में डाल देता है। चंद्रगुप्त नामक प्रतिभा संपन्न युवक चाणक्य को कारागार से मुक्त कराता है। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त पंजाब के राजा पर्वतेश्वर से मिलकर भावी योजना बनाते हैं। अलक्षेंद्र उन्हें विदेशी आक्रमण की आशंका से आगाह करता है। अलक्षेंद्र तपस्वी दांडायन से मिलकर भारत पर विजय पाने के लिए आशीर्वाद मांगता है।
तो इस अंक में हम देखते हैं कि युवकों का एक समूह मिलकर यह योजना बना रहे होते हैं कि देश पर विदेशी आक्रमण को कैसे रोका जाए। इस अंक की कथा मगध से गांधार प्रदेश तक फैली हुई है। इसी अंक में हम देखते हैं कि प्रतिभा संपन्न युवक चंद्रगुप्त को भारत का भावी सम्राट होने की घोषणा की जाती है और यह घोषणा करते हैं तपस्वी दंडायन। इस अंक में कई जगह संघर्ष दिखाया गया है। एक तरफ नंद तथा चाणक्य में संघर्ष तो दूसरी तरफ सिंधु प्रदेश में संघर्ष की स्थिति। तीसरा संघर्ष बौद्ध तथा हिंदू धर्म का है। राक्षस बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है तो चाणक्य वैदिक धर्म का। अब बात करते हैं इसके दूसरे अंक की। तो दूसरे अंक में पंचनंद के शासक पर्वतेश्वर तथा अलक्षेंद्र के बीच युद्ध को दिखाया गया है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त, चाणक्य, अलका और सिंहरण पर्वतेश्वर का साथ देते हैं। इस युद्ध में यद्यपि पर्वतेश्वर की हार होती है लेकिन फिर अलक्षेंद्र के साथ उसकी संधि हो जाती है। अपने देश वापस जाने से पहले अलक्षेंद्र शूद्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। इस बीच चाणक्य अपने प्रयासों से चंद्रगुप्त को मालव और शूद्रों का सेनापति बना देता है। वह अपनी चालाकी से पर्वतेश्वर को भी मना लेता है यह अलक्षेंद्र की सहायता ना करे। फिर अलक्षेंद्र तथा चंद्रगुप्त का युद्ध होता है जिसमें अलक्षेंद्र की हार होती है। चंद्रगुप्त अलक्षेंद्र को माफ कर देता है और उसे यवन सेनापति को सौंप देता है। इस अंक में नाटक के एक महत्वपूर्ण पात्र तथा सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से हमारा परिचय होता है। तो कार्नेलिया जो है दूसरे अंक में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके तीसरे अंक की। तो तीसरे अंक में नाटक की कथा मगध को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अलक्षेंद्र के वापस जाने पर चाणक्य का पूरा ध्यान नंद वंश को उखाड़ फेंकने की ओर लग जाता है। वह मगध की जनता को नंद जैसे दुराचारी राजा से मुक्ति दिलाना चाहता है तथा चंद्रगुप्त जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति को सम्राट बनाने की प्रतिज्ञा करता है तथा इसके लिए वह सक्रिय हो जाता है। राक्षस और पर्वतेश्वर को अपनी कूटनीति के बल पर चाणक्य अपना पक्षधर बना लेता है। यह उन दोनों के अंदर यह भावना उत्पन्न करने में सफल हो जाता है कि अब तक वे जो कर रहे थे वह गलत था। वह उन दोनों को पश्चाताप करने पर बाध्य कर देते हैं। राक्षस तथा पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त को भावी सम्राट के रूप में देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के प्रयास से पूरी प्रजा नंद के खिलाफ हो जाती है। अंत में नंद भक्तों तथा चंद्रगुप्त सेना के बीच युद्ध होता है। अंत में नंद की हार होती है। वह चंद्रगुप्त द्वारा कैदी बना लिया जाता है और शक्टार नंद की हत्या कर देता है। नंद का अंत हो जाने पर जनता खुशी मनाती है। वह सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट चुनती है। अब बात करते हैं इसके चौथे अंक की। तो चौथा अंक विदेशी आक्रमण से संबंधित है। मगध का सम्राट बनने पर चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। यह अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का सब उपाय करता है। इस बीच उसे विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अलक्षेंद्र का सेनापति तथा सीरिया का राजा सेल्यूकस भारत पर विजय की आशा से आक्रमण करते हैं किंतु शक्तिशाली एवं योग्य शासक चंद्रगुप्त द्वारा वो पराजित होते हैं। फिर सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त तथा चाणक्य में मतभेद उत्पन्न हो जाता है किंतु अंत में पुनः मित्रता हो जाती है। चाणक्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है। वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करके तथा योग्य शासक के रूप में चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाकर राजनीति से संन्यास ले लेता है। इन मुख्य कथाओं के साथ साथ इस नाटक में कई प्रेम कथाएं भी साथ साथ चलती है। तो ये जो था इसका प्रमुख सारांश था। चारों भागों में क्या दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब नाटक में कितने गीत हैं इस पे बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 13 गीत है। इसके पहले अंक में 2 गीत है, दूसरे अंक में 3 गीत है, तीसरे में 1 और चौथे में 6 गीत हैं। तो नाटक के गीतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सौंदर्य प्रेम संबंधी और दूसरा है राष्ट्र संबंधी। तो प्रेम संबंधी गीतों की बात करें तो ये लगभग 11 गीत है और राष्ट्र संबंधी जो गीत है वो 2 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीत कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों।
पहली पंक्ति यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों। ये सुवासिनी का गीत है। इसके प्रथम अंक और द्वितीय दृश्य में ये गीत दिखाया गया है। दूसरा है, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, देखता है स्मृतियों का स्वप्न हृदय पर मत कर अत्याचार। तो ये राक्षस का सुवासिनी के समक्ष अभिनय सहित गान है। राक्षस के द्वारा गाया गया गीत है, प्रथम अंक द्वितीय दृश्य में। तीसरा है, अरुण या मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कॉर्नेलिया के द्वारा गाया गीत है, इसके द्वितीय अंक में के प्रथम दृश्य में। नेक्स्ट है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। ये गीत अलका के द्वारा गाया गया है, द्वितीय अंक पंचम दृश्य में। नेक्स्ट है, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस लेख। ये गीत अलका के द्वारा गाया गया है, द्वितीय अंक के सप्तम दृश्य में। नेक्स्ट है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। ये गीत सुवासिनी का गीत है, तृतीय अंक में पंचम दृश्य में। नेक्स्ट है, सुधा सीकर से नहला दो। तो ये गीत गाया है कल्याणी ने, इसके चतुर्थ अंक प्रथम दृश्य में। नेक्स्ट है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला। ये गाना राक्षस के सम्मुख नेपथ्य से ये गान है, चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य में। नेक्स्ट है, मधुप कब एक कली का है। ये जो गीत है ये मालविका ने गाया है, चतुर्थ अंक के चौथा दृश्य में। नेक्स्ट है, बज रही बंसी आठों याम की। ये गीत मालविका ने चतुर्थ अंक के चौथे दृश्य में गाया है। नेक्स्ट है, ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग, बहको मत क्या ना है बता दो क्षितिज तुम्हारी नवसीमा। तो ये गीत मालविका के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये गीत अलका ने गाया है, इसके चतुर्थ अंक के छठे दृश्य में। नेक्स्ट है, सखे यह प्रेममयी रजनी, सखे यह प्रेममयी रजनी। ये कॉर्नेलिया का गीत है, चतुर्थ अंक के 9वें दृश्य में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत आप ये दो देख सकते हैं, एक अरुण या मधुमेह देश हमारा और दूसरा है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ये सारे दो गीत जो है राष्ट्र प्रेम से है, बाकी 11 गीत जो है वो प्रेम संबंधी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नाटक के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। चलिए अब इस नाटक के महत्वपूर्ण कथनों को जान लेते हैं। तो मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यावर्त भविष्य लिखने के लिए कुचग्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के राज्य के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। तो ये कथन सिहरण का है चाणक्य के प्रति। नेक्स्ट है, विद्यार्थी और कुचग्र असंभव यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो और सुमेरु में भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्मीकि तक। तो आम्बिक के कहने पर ये कि तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो, इस पर सिहरण का ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए हैं, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब केवल परिणति से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड की नीति आवश्यक है। तो ये चाणक्य का कथन है वर रुचि के प्रति। नेक्स्ट है, बालकों की सी चपलता दिखाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। ये कथन चाणक्य का है चंद्रगुप्त से। नेक्स्ट है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। तो ये कथन चंद्रगुप्त का चाणक्य से कहा गया है।
नेक्स्ट है मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, नदियाँ नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं वहाँ जाऊँगी यवन। तो ये अलका का कथन है सेल्यूकस के प्रति। नेक्स्ट है नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश में जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानव की जन्मभूमि है। कॉर्नेलिया के इस कथन में भारत के प्रति उसका प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक गौरव के साथ साथ चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये कथन कॉर्नेलिया का है। नेक्स्ट है भिक्षा उपयोगी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के समान हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूले मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। तो ये चाणक्य का कथन है वररुचि से। नेक्स्ट है तुम मालव हो और यह मागध, यही नहीं तुम्हारे मान का अवसान है ना, परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे? तो ये चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त के प्रति। नेक्स्ट है वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि जो मैं नहीं जानती वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के सुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली बढ़ाया करती है। तो ये सुवासिनी का कथन है। नेक्स्ट है रे पद दलित ब्राह्मणत्व, देख शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्व सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ पौक। चाणक्य का स्वगत कथन है। नेक्स्ट है तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो, यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। तो ये कथन चाणक्य का चंद्रगुप्त के प्रति है। नेक्स्ट है कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज आर्यावर्त के सब बच्चे आंबिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए शतांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित ना छोड़िए। तो ये अलका का कथन है राजा से। नेक्स्ट है यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तो ये चाणक्य का कथन है राक्षस के प्रति। नेक्स्ट है फूल हंसते आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध सबीर का झोंका आता है, विश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है?
नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। ये मालविका का कथन है, स्वगत चिंतन है। तो मालविका जो है स्वयं में चिंतन करती है। नेक्स्ट है, जाओ प्रीतम सुखी जीवन बिताने के लिए और मैं रहती हूँ चिर दुखी। जीवन का अंत करने के लिए जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। तो ये मालविका का स्वगत चिंतन है। नेक्स्ट है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिण पथ जाने की आयोजना करो। तो ये चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त के प्रति। नेक्स्ट है, उसकी चिंता नहीं, पीछे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति में लहलहाती होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे भी हो। बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो? तो ये चाणक्य का कथन है सिहरन से। नेक्स्ट है, राज्य किसी का नहीं है, वह अनुशासन का है भाई। तक्षशिला तुम्हारी नहीं और हमारी भी नहीं है। तक्षशिला आर्यावर्त का एक भूभाग है, वह आर्यावर्त का होकर रहे, इसके लिए मर मिटो। ये अलका का कथन है। नेक्स्ट है, यवन सेनापति आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कार्य था। तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। नेक्स्ट है, तुम वीर हो सिकंदर, भारतीय सदैव गुणों की पूजा करते हैं। तो ये चाणक्य का सिकंदर से कथन है। नेक्स्ट है, आगे कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चलो अपना काम करो, विवाह करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पथ जाने की आयोजन करो। तो ये चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त से दृश्य 1 में। नेक्स्ट है, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋतु और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे, कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरें खाता होगा या मर गया होगा। तो ये पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य का कथन है। नेक्स्ट है, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ 2-2 कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में उंघरा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं। तो ये चाणक्य का स्वगत कथन है, यानी कि वो स्वयं में सोचता है। नेक्स्ट है, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी, मैं वृष कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। तो ये कल्याणी का कथन है। नेक्स्ट है, मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हूँ, जिसने खड़ग परीक्षा हुई थी, यूं में जिनमें तलवारें मिली थी, उनके हाथ मिलाकर मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। तो ये सिकंदर का कथन है चाणक्य से दृश्य 3 में। नेक्स्ट है, राजकुमारी प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकी, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। तो ये सुवासिनी का कर्नेलिया के प्रेम के लक्षण और रहस्य का विश्लेषण है दृश्य 1 में। नेक्स्ट है, तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ की दासता से अवशिष्ट चिन्ह फिलिप्स का नाश निश्चित है, चंद्रगुप्त उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे स्फीत नहीं है। यहाँ रहने से तुम्ही पर संदेह होगा, इसलिए तुम मगध चलो और सिंहरण तुम सन्नद्ध रहना, यवन विद्रोह तुम्ही को शांत करना होगा। तो ये चाणक्य का कथन है पर्वतेश्वर और सिंहरण से दृश्य 4 में। हाँ, यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को प्रेम पीड़ा की मैं पैरों से कुचल कर दबाकर खड़ी रही, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आई हूँ। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है
चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। तो ये कल्याणी का कथन है चंद्रगुप्त से दृश्य 1 में। नेक्स्ट है तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों को विजय लालसा से पुनः पददलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को परतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोके से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम। अलका का कथन है तक्षशिला के नागरिकों से दृश्य 6 में। नेक्स्ट है वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है मैं नहीं जानती, वह दूसरों को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों में मुख पर लज्जा और स्वास्थ्य की लालिमा चढ़ाई करती है। तो ये सुवासिनी का कथन है कॉर्नेलिया से। नेक्स्ट है सुखी रहो सिलेकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। तो ये चाणक्य का कथन है सिलेकस से दृश्य 14 में। नेक्स्ट है फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू के धरनी को भिगोकर चले जाते हैं, एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। तो ये मालविका का स्वगत कथन है। मालविका स्थित सिंहरण के उद्यान में प्रवेश करते समय तो प्रवेश करती है और उस समय उसके मन में ये विचार चलते हैं। तो दृश्य 4 में। नेक्स्ट है नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ आर्य, वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ग के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विषाद कभी उठने ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालन में मेरा सिंधु देश है। तो ये मालविका का कथन है चंद्रगुप्त के प्रति दृश्य 4 में। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हो गई। चलिए अब बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन का। तो आषाढ़ का एक दिन इसके नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार है मोहन राकेश। लेखन वर्ष की बात करें तो ये नाटक 3 मार्च से लेकर 21 अप्रैल 1958 के बीच लिखा गया। प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो जून 1958 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अंकों की बात करें तो ये 3 अंकों का नाटक है। तो आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का है और चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों का है। ठीक है, दृश्य की बात करें तो इसमें केवल एक ही दृश्य आपको देखने को मिलता है, वो है मल्लिका के घर का। ये मोहन राकेश का पहला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन है, फिर लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे और फिर है पैर तले की जमीन। तो कई बार क्रमानुसार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। विषय वस्तु की बात करें तो ये किस पर आधारित है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित। तो पूछ लेते कि ये किसके जीवन पर आधारित है? तो आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है। वही लहरों के राजहंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज भी आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। नाटक में व्यक्त मूल समस्या व्यक्तित्व के विखंडन, आत्मनिर्वासन और विसंगतिपूर्ण जीवन की है। भौतिक दर्शन और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के घनीभूत द्वंद्व का इसमें चित्रण है। जीवन में भोग कुछ समय के लिए आकृष्ट तो करता है, किंतु अंत में वह अपना महत्व खो देता है। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। इस नाटक में 3 अंक और 3 दृश्य भी हैं। ठीक है, 3 ही अंक है, 3 ही दृश्य है। और इसका बीज वाक्य क्या है? तो कई बार बीज वाक्य अगर आपसे पूछ ले तो देखिए, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। तो ये जो है इसका बीज वाक्य है। ठीक है, इस कथन के माध्यम से मोहन राकेश ने संकेत किया है कि किसी भी मनुष्य की पहचान जिन गुणों व अवगुणों से होती है वे उसकी निजी संपत्ति ना होकर उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के उपोत्पाद है। ठीक है, और प्रतीक योजना की बात करें कि इस नाटक में कौन कौन से प्रतीक यूज हुए हैं? तो कालिदास सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है, वहीं पे मल्लिका कालिदास की आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं इसमें दृश्य योजना की।
तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में एक ही दृश्य है और वह दृश्य है मल्लिका के घर का। दूसरे और तीसरे अंक में दृश्य योजना में सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ है कि पलंग पर बिछी चादर कुछ ज़्यादा फट गई है और 2 दीपकों के स्थान पर केवल एक दीपक रह गया है। दृश्य विधान बेहद सरल है जिसे आयोजित करने में कोई समस्या नहीं होती। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित कालजयी रचना आषाढ़ का एक दिन हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है जिसे हिंदी के आधुनिक युग का प्रथम नाटक माना जाता है। यह एक त्रिखंडीय नाटक है। 1959 में इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला है ये याद रख लीजिए। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक प्रसिद्ध कथन के रूप में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का प्रयोग हुआ है और उसी नाम से मोहन राकेश ने ये शीर्षक दिया है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूत की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है क्योंकि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है, इसलिए शीर्षक का अर्थ वर्षा ऋतु का एक दिन भी लिया जा सकता है। मोहन राकेश ने लिखा है, मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की है जिसने अपनी एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। मोहन राकेश ने कालिदास की इस निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया। यह नाटक 3 काल संदर्भों को परस्पर जोड़ता है। पहला कालखंड कालिदास के समय का है, दूसरा इसके रचना काल अर्थात 1958 का है और तीसरा आज का। नाटक का आरंभ जिस प्रकार की आषाढ़ की वर्षा में हुआ था उसी प्रकार इसका अंत भी वर्षा से होता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर निर्देशक मणि कौल ने 1971 में फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्रश्न पूछा गया था कि कौन से नाटक पर मणि कौल ने फिल्म बनाई है या फिर निर्देशक का नाम आपसे पूछा गया था, तो ये वहीं से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसमें प्रमुख पात्रों की। तो इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, सबसे पहले पुरुष पात्रों की बात कर लेते हैं। तो कालिदास कवि है, नायक है और मुख्य पात्र है। फिर इसके बाद दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि है और कालिदास का मामा है। निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, कालिदास के बचपन का मित्र है, इसका खलनायक पात्र हम कहेंगे। और इसके अलावा जो है अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी है। अब आ जाते हैं इसके स्त्री पात्रों पर। तो अंबिका गांव की एक वृद्धा है और मल्लिका की माँ है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है, कालिदास की प्रेयसी है और कहानी की नायिका है। रंगिनी और संगिनी दोनों ये नागरी है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है, कवि पत्नी है, कालिदास की पत्नी और सहनायिका है। अब बात करते हैं इसके कथानक की। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार कालिदास जो कश्मीर के शासक के रूप में मातृगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए की कहानी है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश जी ने यथार्थ और भावना के द्वंद्व को दिखाया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि जीवन में भावना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन तो यथार्थ में ही जीना होता है। आषाढ़ का एक दिन एक त्रिखंडीय नाटक है। इसके पहले खंड में युवक कालिदास उज्जैन राज्य के हिमालय में स्थित गांव में अपना जीवन जो है शांतिपूर्वक गुजार रहा होता है और वहीं अपनी कला को विकसित कर रहा होता है, यानी वहीं अपनी काव्य रचनाएं कर रहा होता है। वहां उसका एक युवती मल्लिका के साथ प्रेम संबंध भी है। कथा का आरंभ आषाढ़ की मूसलाधार वर्षा से प्रकृति के सुंदर वातावरण में होता है। इस नाटक की नायिका गांव की बाला मल्लिका वर्षा में खूब भीकर और प्रेम से पुलकित होकर अपने घर आती है। मल्लिका की विधवा माँ अंबिका अपनी पुत्री को भीकर आते देख उसके प्रति अधिक अनुराग होने के कारण क्रोधित हो जाती है। कालिदास अपने मामा यानी मातुल के घर में रहते हैं। कालिदास की अपने मामा मातुल से नहीं बनती थी और मातुल कालिदास को रह रहकर टोका और ताना मारा करते थे। कालिदास शुरू से रचनाकार प्रवृत्ति के थे। इसी गांव में रहते उन्होंने ऋतु संहार नामक काव्य की रचना की थी। मल्लिका अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहती थी। मल्लिका के पिता का भी देहांत कुछ समय पहले हो गया था।
देखिए, मल्लिका के पिता का जो देहांत था वो महामारी के कारण हुआ था। ठीक है, कई प्रश्न पूछ सकते हैं कि मल्लिका के पिता का देहांत कैसे हुआ था, तो महामारी के कारण हुआ था। तो दोनों के बीच बहुत प्रेम था, यानी मल्लिका और कालिदास के बीच। परंतु कालिदास विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे और मल्लिका भी निस्वार्थ प्रेम के चलते कालिदास को किसी बंधन में बंधा नहीं देखना चाहती थी। मल्लिका की माँ अंबिका बार बार मल्लिका को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मल्लिका के आगे उसकी एक न चलती थी। कालिदास का एक मित्र था विलोम, जो कालिदास के बिल्कुल विलोम था, यानी उसके ठीक उल्टा था, विपरीत था। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, छंद रचना सीखी, लेकिन विलोम उतना आगे ना बढ़ सका जितना कालिदास। असफल कालिदास विलोम था और सफल विलोम कालिदास। विलोम भी मन ही मन मल्लिका को पसंद करता था, लेकिन मल्लिका जो थी हमेशा उसको दुत्कारती रहती थी। उसी गांव में रहते हुए कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की। कुछ समय बाद ही कालिदास की रचना ऋतुसंहार इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसको पढ़ने के बाद उज्जैन के राजा भी कालिदास और उनके काव्य के कायल बन गए। कालिदास को सम्मान करने हेतु उज्जैन के राजा द्वारा जो है कालिदास को राजदरबार में बुलाया गया। राजदरबार से आचार्य, सैनिक, 2 रथ और 5 घोड़े आए थे। गांव वालों के बीच में पूरे उत्सव सा माहौल बन गया, परंतु कालिदास जो है इन सब बंधनों में नहीं पड़ना चाहते थे। वे तो बस अपने गांव के पेड़, मैदान, पशु पक्षी और पहाड़ों के बीच में रहना चाहते थे और साथ ही मल्लिका का प्रेम भी यहाँ था। गांव के सारे लोग तथा मातुल के समझाने पर भी वो नहीं माने, परंतु मल्लिका ने जब उनको समझाया, मल्लिका ने जब आग्रह किया तो कालिदास उसको मना ना कर पाए और मल्लिका की खातिर ही कालिदास को वहाँ जाना पड़ा। मेरा स्नेह, गांव प्रदेश की प्रकृति हमेशा आपके दिल के करीब रहेंगी। उसके समझाने मनाने के बाद वो उज्जैन की राजधानी जाने को तैयार हो गए। विलोम और उसकी मां मल्लिका से चाहते थे कि कालिदास के उज्जैन जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मल्लिका ने साफ तौर पर मना कर दिया कि यह कहते हुए कि उसका और कालिदास का प्रेम भावनाओं के प्रेम से जुड़ा हुआ प्रेम है। वो कालिदास को किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहती। कालिदास उज्जैन चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने कई सारी रचनाएं की। राजदरबार में उनको राजकवि का पद दे दिया गया। बहुत सारी राजनीतिक समस्याओं में उनकी सलाह ली जाती थी। ऐसा करते करते कुछ साल और बीत गए। कालिदास कभी लौट कर अपने गांव या मल्लिका के पास नहीं आए, न ही उसकी कोई खबर ली। मल्लिका के हृदय में उनके लिए अभी भी वही निर्मल प्रेम था। वो पैसे जुटा कर राजधानी जाने वाले व्यापारियों से अनुरोध करके उनकी रची हुई ग्रंथों की प्रतियां खरीदती, उनको अपने हृदय से लगाकर पढ़ती। उधर कालिदास का विवाह गुप्त वंश की एक राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी अपने आप में बहुत ज्ञाता और विदुषी थी। कुछ वर्षों बाद कालिदास को कश्मीर राज्य का राजा बनाकर भेजा जा रहा था और जब उनका काफिला राजधानी से कश्मीर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में राजकुमारी के कहने पर वो जबरदस्ती अपने गांव में एक दिन के लिए रुकना मंजूर कर लिए। दरअसल उसकी पत्नी उस गांव की प्रकृति, पशु, पहाड़ और सबसे बड़ी बात मल्लिका से मिलना चाहती थी, जिसकी बात कालिदास हमेशा करते थे। मल्लिका को लगा कि कालिदास इतने वर्षों बाद गांव आए हैं तो उससे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कालिदास इस बार भी मल्लिका से मिलने नहीं आए। राजकुमारी मल्लिका से मिली और बोली कि कालिदास हमेशा तुम्हारी चर्चा करते रहते हैं, तुम उनकी प्रेरणा हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उन्होंने मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। राजकुमारी ने उसे प्रस्ताव दिया कि वो उनके किसी सेवक से शादी कर ले और अपने माँ सहित कश्मीर चले, परंतु मल्लिका राजी नहीं हुई। कालिदास और उनका काफिला अगले सुबह गांव से रवाना हो गया। विलोम मल्लिका को ताना मारकर चल दिया कि देख लिया अपने प्रेम का नतीजा, कालिदास तुम्हें अपना नौकर बनाने के लिए अपनी पत्नी को भेजा था। कहानी जो है कुछ साल और आगे बढ़ती है। मल्लिका की मां मर चुकी है। मातुल का गांव में बढ़िया सा मकान बन गया है।
उनका जान मान दूर दूर तक गांव में फैल चुका है। मल्लिका अभी भी अपने पुराने हो चुके घर में पड़ी है। घर के एक कोने में ऊंची तरफ कालिदास के रचे हुए सारे ग्रंथ पड़े हैं और एक तरफ खाली पन्नों का ग्रंथ जिसे मल्लिका ने बड़े जतन से बनाया था। जब कालिदास पहली बार उज्जैन गए थे, इस भाव से बनाया था कि जब कालिदास लौट के आएंगे तो उस ग्रंथ को उन्हें भेंट में देगी। इस कोरे ग्रंथ पर कालिदास अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को रूप देंगे। अब इस कोरे ग्रंथ में कालिदास की रचना की जगह मल्लिका के आंसुओं ने ले ली थी। कुछ साल और बाद कश्मीर में विद्रोह फैल चुका है। खबर आई है कि कालिदास राजपाट छोड़कर संन्यास लेकर काशी निकल गए हैं। मल्लिका को विश्वास नहीं हुआ। वो सोच के दुखी हो रही थी। वो पछताने लगी कि उसने क्यों कालिदास को मनाया था उज्जैन जाने के लिए। ना कालिदास उज्जैन जाते, ना संन्यास लेते, यहीं पर गांव में रहते और मल्लिका के साथ उनका अच्छा वक्त कटता। आज भी उस दिन की तरह खूब बारिश हो रही थी। आषाढ़ का ही दिन था। मल्लिका यूं ही मैले पुराने कपड़ों में पड़ी हुई कालिदास के रचित ग्रंथों को देखती हुई सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने धूल, कीचड़, पानी और फटे कपड़ों में कालिदास सामने खड़े मिले। दोनों की आंख से आंसू निकल पड़े। दोनों के बीच भावात्मक द्वंद्व प्रारंभ हो गया। कालिदास बोले कि क्यों वह इतने सालों तक मल्लिका से नहीं मिले। उससे दूर रहकर भी उनकी सारी रचनाओं की नायिकाएं मल्लिका से ही प्रेरित थी। फिर उनकी नज़र मल्लिका के घर में रखे अपने ग्रंथों और खाली कोरी किताब पर पड़ जाती है। उनकी नज़र घूमते घूमते घर में रखे पालने पर जाती है, जहाँ एक बच्चा सोते हुए रो रहा था। मल्लिका का विवाह विलोम से हो चुका था। उनका एक पुत्र भी हो गया। मल्लिका ने काफ़ी साल इंतज़ार काट कर लिया था। कालिदास ने आते आते बहुत देर कर दी। उन्हें अपने अंतिम मल्लिका नामक पड़ाव से वापस जाना पड़ा। नाटक यहीं पर समाप्त होता है, जो आषाढ़ के एक दिन से शुरू हुआ और आषाढ़ के एक दिन पर ही ख़त्म होता है। यह नाटक दर्शाता है कि कालिदास के महानता पाने के लिए कालिदास और मल्लिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी में बस जाता है, तब उसकी ख्याति और उसका रुतबा तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी सृजन शक्ति चली जाती है। उसकी पत्नी प्रियंगु मंजरी इस प्रयास में जुटी रहती है कि उज्जैनी में भी कालिदास के इर्द गिर्द उसके गांव जैसा ही वातावरण बना रहे, लेकिन वह स्वयं मल्लिका नहीं बन पाती। नाटक के अंत में जब कालिदास की मल्लिका से अंतिम बार मुलाकात होती है, तब वह मानता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वह कालिदास नहीं है जिसे तुम जानती थी। तो इस प्रकार से जो है इस नाटक की समाप्ति होती है। चलिए बात करते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण कथनों की। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्याके भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ, मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। विलोम से मल्लिका कहता है, विलोम जो है वो मल्लिका से कहता है, ठीक है। वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। तो ये अंबिका का कथन है। नेक्स्ट है, तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ, परंतु मुझे इसमें भी कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, संभवतः नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की, मेरा उपहास उड़ाया था। कालिदास अपने कश्मीर जाने के प्रसंग में ये बातें मल्लिका से कहता है। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। तो मल्लिका जो है कालिदास से कहती है। नेक्स्ट है, तुम्हारे साथ इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। तो अंबिका जो है मल्लिका से कहती है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं। तो ये अंबिका दंतुल से कहती है कालिदास के लिए।
नेक्स्ट है, मेरी भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। तो मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। नेक्स्ट है, जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है। ये अंबिका का कथन है। नेक्स्ट है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, ये कालिदास का कथन है। नेक्स्ट है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। उसकी भौतिक दृष्टि कविता को, कवि को महत्व नहीं देती, महत्व देती है सत्ता को, राज्य को, राजकीय सम्मान को। कालिदास द्वारा राजकीय सम्मान के को स्वीकार न करने के बात सुनकर मातुल जो है ये कहता है। नेक्स्ट है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। तो ये दंतुल का कथन है कालिदास के संबंध में। नेक्स्ट है, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। तो मल्लिका जो है कालिदास से कहती है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। जहाँ तक मल्लिका से उसके प्रेमाकर्षण या मोह का प्रश्न है, तो अंबिका का कथन है कालिदास के प्रति। नेक्स्ट है, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। तो ये मल्लिका का कथन है। नेक्स्ट है, मैं अपने को आश्वासन देता हूँ कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। तो ये कालिदास का कथन है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। तो ये कालिदास जो है मल्लिका से कहता है। नेक्स्ट है, इस प्रदेशों में हरिणों का आकेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तो कालिदास जो है ये दंतुल से कहता है। नेक्स्ट है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। तो ये मल्लिका का कथन है। नेक्स्ट है, जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे, मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। तो ये मल्लिका कालिदास से कहती है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम उनके उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। तो ये प्रेंगु मंजरी का कथन है। नेक्स्ट है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट है। तो ये विलोम का कथन है। नेक्स्ट है, यह वास्तव में आगे है, मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। तो ये कालिदास का कथन है। नेक्स्ट है, मैं जानता हूँ मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय है। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरा ही पीड़ा है और विरह विमर्दित यक्षिणी तुम हो। कालिदास मल्लिका से कह रहा है। नेक्स्ट है, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और ये मेघ यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। तो ये कालिदास का कथन है।
नेक्स्ट है नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन संगठित यथार्थवादी नाटक है, जिसमें बाह्य ब्योरे की बातों से अधिक परिस्थिति के काव्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। इस दृष्टि से शायद हिंदी का यह पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ को उनकी समन्वयिति में उनके अंतर्द्वंद में देखता और प्रस्तुत करता है। तो ये नेमीचंद जैन का कथन है। नेक्स्ट है कुछ लोगों की ज़िंदगी में बिखराव बहुत होता है, मैं अपने को ऐसे ही लोगों में पाता हूँ। बिखरना और बिखेरना मेरे लिए जितना स्वाभाविक है, संभालना और समेटना उतना ही अस्वाभाविक। स्वाभाविक प्रक्रिया में जहाँ सब कुछ अनायास होता है, वहाँ अस्वाभाविक प्रक्रिया बहुत धैर्य और आयास की मांग करती है। तो ये मोहन राकेश का आत्मकथन है। नेक्स्ट है अंततः नाटक में उद्घाटित उसका व्यक्तित्व ना तो किसी मूल्यवान और सार्थक स्तर पर स्थापित ही हो पाता है, ना इतिहास प्रसिद्ध कवि कालिदास को, और इस प्रकार उस माध्यम से समस्त भारतीय सृजनात्मक प्रतिभा को कोई गहरा विश्वसनीय आयाम ही दे पाता है। तो ये कथन है कालिदास के चरित्र के संबंध में नेमीचंद जैन का। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन नाटक में आषाढ़ के झड़ने, मेघ सुखाने के लिए फैलाए हुए कपड़े, अंबिका को ठोस और मल्लिका को सरल भाव मुद्राएं, अनुसार और अनुनासिक का बनावटी, ग्रामवासियों का भोला देहाती जीवन, राजपुरुषों के दर्पपूर्ण चेहरे और अंतदीप को ले में डूबा सब चेहरे में मल्लिका का एक ऐसा चेहरा, ऐसे दृश्य बिंब प्रस्तुत करता है जो रंगमंच का कविता रचना है। तो ये कथन है डॉक्टर गोविंद चातक का। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी को दोनों ही नाटक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको बता दी है। बिहार एस्टेट पेपर 2 के लिए चंद्रगुप्त नाटक के सारांश से लेके कथन तक हमने कर लिया है, वहीं पे आषाढ़ का एक दिन का भी हमने सारांश से कथन तक कर लिया है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।